ये सीन कौन सी मूवी का है ये तो आप सभी देखकर समझ ही गए होंगे, पर ये आदमी कौन है जिसके लिए हमने ये वीडियो पॉज कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई मछुआरा या फिर कोई मामूली सा जूनियर आर्टिस्ट है तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिकॉज दिस टाइम वी गो लाइक ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ही इज अ लेजेंड। ये वही बंदा है जिसकी वजह से आप ड्रिफ्ट जानते हैं। इनका नाम है केइची त्सुचिया। सारी दुनिया ने ड्रिफ्ट किंग बोलती है। जी हाँ, ड्रिफ्ट किंग। अब ये लेजेंड है इसलिए ड्रिफ्ट किंग है या ड्रिफ्ट किंग है इसलिए लेजेंड है, वो आप इस वीडियो के अंत तक खुद ही डिसाइड कर लेना। सो वेलकम बैक टू माय इंजन स्टोरी। ये बंदा फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट का स्टंट कोऑर्डिनेटर और स्टंट मैन था और फेमस जापानीज रेसिंग एनीमे इनिशियल डी में भी एज अ टेक्निकल सुपरवाइजर काम किया। और इस एनीमे का जो मेन कैरेक्टर है टाकुमी फुजीवारा, वो भी इन्हीं पे बेस्ड है। तो चलिए इस मनुष्य की जीवन गाथा को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये जापान के छोटे से टाउन से निकल कर बन जाता है ड्रिफ्ट किंग और हर वो टाइटल अचीव करता है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ऑफर कर सकती है। तो ये सब शुरू होता है जनवरी 30, 1956 टोमी नागानो जापान। यहाँ पे जन्म होता है ड्रिफ्ट किंग केइची त्सुचिया का। ड्रिफ्टिंग इस दुनिया में हमेशा से नहीं थी, लेकिन ड्रिफ्टिंग का इतिहास कोई इतना पुराना भी नहीं है। लेट 1960s में लोग पहाड़ों में रेस किया करते थे। बस एक दिन केइची नाम का नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के निकल जाता है 120 माइल्स दूर फुजी स्पीडवेज की तरफ, क्योंकि उसे कार रेसिंग करीब से देखनी थी। और वहाँ वो देखता है कि एक बंदा जिसका नाम है कोनिमित्सु टाकाहाशी, वो अपनी कार ट्रैक के कॉर्नर में साइडवेज स्लाइड करके अपने ओपोनेंट्स को ओवरटेक कर रहा है। अब ये कोनिमित्सु टाकाहाशी कौन है? अब हमें केइची त्सुचिया की लाइफ स्टोरी समझनी है तो कोनिमित्सु टाकाहाशी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। कोनिमित्सु टाकाहाशी एके कोनिसा कार रेसर से पहले बाइक रेसर थे, जिन्होंने बाइक रेसिंग लेट 1950s में शुरू की थी और 1961 में बन जाते हैं जापान के पहले जर्मन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्री विनर। और ये कारनामा उन्होंने टोटल 4 बार किया है। लेकिन कोनिसा की डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। एक रेसिंग इवेंट आइल ऑफ मैन टीटी के एक ट्रायल रन में जहाँ पे कुछ 150 रेसर्स रेस कर रहे थे और इसी रेस के दौरान कोनिसा का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे उनकी जान बाल बाल बचती है। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं कि 2 व्हीलर में रेस करना सेफ है। और ठीक उसी वक्त किस्मत अपना खेल दिखाती है और कोनिसा को निसान अपनी फैक्ट्री टीम में जॉब ऑफर करती है और यहीं से वो अपनी बाइक रेसिंग को टाटा बाय बाय बोल देते हैं और निसान के साथ काम करते हुए R380, R381, R382 जैसे प्रोटोटाइप टेस्टिंग के दौरान कोनिसा कई नए रिकॉर्ड्स भी बना डालते हैं। मतलब 2 पहिया हो या 4 पहिया, हमें तो मतलब है केवल रफ्तार से। अब बात आती है 1970s की। निसान स्काईलाइन 2000 GTR रेसिंग का खतरनाक माहौल, पर एक दिक्कत, कार के टायर्स। क्योंकि उन दिनों कार की पावर और डायनामिक्स के कंपैरेटिवली टायर्स की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से रेसर्स को वो ग्रिप नहीं मिल पाती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। और इस दिक्कत की वजह से रेसर्स को कार कॉर्नर में स्लो करना पड़ता था। पर कोनिसा के खुराफाती दिमाग में कुछ और ही प्लान था। अपनी कार को स्लो करने की बजाय कॉर्नर में कार को साइडवेज स्लाइड करने लग गए और इस टेक्निक को आज हम ड्रिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। और कोनिसा को लोग फादर ऑफ ड्रिफ्टिंग भी बोलते हैं। मतलब वहाँ की ऑडियंस इस अनयूजुअल ड्राइविंग स्टाइल को देख के पागल हो जाती है और उसी ऑडियंस के बीच होता है एक शख्स जो ये देख के मन ही मन में कोनिसा को अपना गुरु बना लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, केइची त्सुचिया। इसके बाद केइची त्सुचिया लग जाते हैं इस कोशिश में कि वो जल्दी से जल्दी अपनी पहली कार ले सकें और वो कार होती है निसान स्काईलाइन KPGC 110। लेकिन शुरू में केइची त्सुचिया ने रेस करना पूरी तरह से अवॉइड करा और लगातार हर वीकेंड्स वो प्रैक्टिस किया करते थे पूरे 4 सालों तक। फाइनली काउंटर स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और हील टो टेक्निक में मास्टर होने के बाद समय आता है जलवा दिखाने का। लेकिन ये प्रैक्टिस रन और रेस कोई रेस ट्रैक में नहीं होती, बल्कि खतरों से भरी तीखे मोड़ वाली उसूई पास जस्ट इन द बॉर्डर ऑफ नागानो एंड गुन्मा। मतलब यहाँ रेस कर रहे हर शख्स को पता होता है कि केइची त्सुचिया कोई ऐसा वैसा तेज चलाने वाला छपरी राइडर नहीं है। मतलब अपने से 3 गुना कॉस्टलियर कार्स को भी उनकी औकात याद दिला दे, ये काबिलियत थी हमारे केइची त्सुचिया में। और इसी वजह से लोकल माउंटेन राइडर्स के बीच केइची त्सुचिया का नाम धीरे धीरे पॉपुलर होने लगता है और उन्हें किंग ऑफ माउंटेन के नाम से भी लोग जानने लगते हैं। मतलब उनका नाम सुन के लोग दूर दूर से आते हैं उनसे रेस करने, या फिर मैं ये कहूँ उनसे हारने के लिए। और उनका अनयूजुअल ड्राइविंग स्टाइल, खतरनाक पहाड़ों के कॉर्नर्स पे ड्रिफ्ट करके रेस करना लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि प्रैक्टिस रन के दौरान
100 kmph की स्पीड में उनका एक्सीडेंट भी हुआ, जिसके कारण वो 3 महीनों तक हॉस्पिटलाइज्ड भी रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उनके मन में खुद को रेसिंग में बेहतर बनाने की कश्मकश चलती रहती थी। मतलब सुचिया अब वो नाम बन चुका था कि स्ट्रीट रेसर्स उनके बारे में बात करते नहीं थकते थे। और कुनिसाकी स्टाइल से इंस्पायर्ड इस 21 साल के लड़के को एक छोटी टीम की तरफ से अपना पहला प्रोफेशनल रेसिंग डेब्यू करने का मौका मिलता है इन फूजी फ्रेशमैन सीरीज 1977। अब देखो, केइची सुचिया फास्ट तो था, पर एक चीज थी जो सुचिया और अदर रेसर्स को डिफरेंट बनाती थी, पैसा। क्योंकि उसके कंपेटिटर्स काफी अच्छे रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और कुछ के तो बाप दादा भी रेसर थे। भला ये भोला भाला मासूम सा लड़का इनके सामने कैसे टिक पाता। लेकिन इसने अपनी पहली ही रेस में अपनी स्किल्स से सबका मुंह बंद कर दिया और उन्होंने स्टार्टिंग में कई रेस पोडियम फिनिश भी की और 1981 से वो पार्ट टाइम ओल्ड जापान टूरिंग कार चैंपियनशिप में भी रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस समय उनके पास कार थी 1981 टोयोटा स्टारलेट और 1984 तक वो फूजी फ्रेशमैन सीरीज के टॉप तक पहुंच के अनबीटेबल हो चुके थे। देखो, फूजी फ्रेशमैन सीरीज तक तो ठीक था, पर ये दिल मांगे मोर। और कहीं ना कहीं ओल्ड जापान टूरिंग चैंपियनशिप में वो अपना दबदबा बना नहीं पा रहे थे और उन्हें पता था कि कमी उनकी स्किल्स में नहीं थी, उन्हें ज़रूरत थी एक नई कार की, एक ऐसी कार जो उन्हें नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में मदद करे। लेकिन उनकी जेब खाली होने की वजह से ये काम थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए वो नई कार के लिए स्पॉन्सर्स के पास जाना शुरू कर देते हैं। और देखो, पता तो सबको था कि केइची सुचिया एक बहुत ही फास्ट ड्राइवर है, लेकिन स्पॉन्सर्स नई कार के लिए एक शर्त रखते हैं कि अगर आप जापान टूरिंग चैंपियनशिप अपनी स्टारलेट से जीत जाते हैं तो आपके लिए ब्रांड न्यू कार पक्की। एक मिनट, जीतने के लिए तो कार मांग रहा है और जीतने के बाद कार देगा, पागल है क्या? लेकिन हमारे सुचिया भाई कहाँ इस चैलेंज से पीछे हटने वाले थे और भाई केइची सुचिया वो रेस जीत भी जाते हैं। मतलब ये बात तो हम सब ने सुनी है, रेस कार नहीं, चलाने वाला जीतता है। और इसी के साथ वो अपनी स्टारलेट को कह देते हैं टाटा बाय बाय और इनकी नई कार होती है टोयोटा कोरोला AE86। Hey, what's that, a Toyota? The 1985 Toyota Corolla GTS. A Toyota, dependable. A Corolla, affordable. And yet a different kind of Corolla. A sleeper. A car for the street that's powered by a new twin-cam, fuel-injected. What's he got in there? 16-valve engine What's he got in there? known as the TC16. Hey, yeah, what's he got in there? और यही कार आगे चल के लोगों के लिए ड्रिफ्टिंग आइकन बन जाती है। लेकिन उन दिनों 1984 में AE86 एक रेगुलर कार ही थी, बट केइची सुचिया ने इस कार में कुछ अलग देखा जो कि आगे चल के उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला था। AE86 परफेक्टली बैलेंस्ड फ्रंट इंजन, रियर व्हील ड्राइव, मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन और लाइव कोल स्प्रिंग रियर एक्सल की वजह से ये इजीली कॉर्नर्स में टर्न हो जाती थी और इसका GE इंजन इनकी पहले वाली कार से डबल पावरफुल था और जापान में लोग इसे हाचीरोको भी कहते थे। हाचीरोको मीन्स 86 और इनकी इस कार को द लिटिल हाचीरोको भी कहा जाता है। हालांकि उन्हें कार के हॉर्स पावर और टर्बो से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बस उनके लिए कार ऐसी होनी चाहिए थी जिसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और इसके बाद उनका रेस जीतना इज जस्ट लाइक पीनट्स, मतलब बाएं हाथ का खेल। और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने नाम 6 जीत दर्ज करा ली। जीत तो जीत, लेकिन इनका ड्राइविंग स्टाइल देख के जनता बावली हुई जा रही थी और सुचिया भी अपनी जनता को हमेशा कुछ नया और मजेदार दिखाने की इच्छा रखते थे। मतलब ऑडियंस इन्हें सिर्फ जीतता देख बोर ना हो जाए, इसीलिए इस बावले आदमी ने फूजी सीरीज के रेनी ट्रैक में फुल अपोजिट लॉक 100R कॉर्नर में स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उस स्पीड वे का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्नर। ये तो शेर के मुंह में लहू लगने वाली बात हो गई। मतलब उन्हें ये करने में इतना मजा आने लगा कि अब वो आने वाली हर एक रेस में यही करना स्टार्ट कर दिए और ये देख के इनके बावले फैंस इन्हें ड्रिफ्ट किंग के नाम से बुलाने लगे। और इतने से मन नहीं भरा तो इस इंसान ने होंडा सिविक से भी रेस करके ऑल जापान कार टूरिंग चैंपियनशिप में पोडियम फिनिश किया। मतलब सोचिए कि एक इंसान जीत जीत के बोर हो गया। केइची सुचिया की परफॉर्मेंस रेसेस में इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग होती गई कि निज़्मो टीम ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा दी कि ये आदमी कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। मतलब उनके लिए सोचने वाली बात ये थी कि एक छोटी सी नॉर्मल हैचबैक कार में ये आदमी कॉर्नर में स्मूथली स्लाइड भी कर रहा है और कॉम्पिटिशंस भी जीत रहा है। और इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट निकलता है नील बटे सन्नाटा, यानी कि कुछ भी नहीं। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि इन्हें रेस ट्रैक से उठा के मैगजीन बेस्ट मोटरिंग की तरफ से एक टेलीविजन शो होस्ट करने को मिलता है। मतलब वो जापान में एक रेसिंग आइकन के रूप में उभरने लगते हैं। और इतना ही नहीं,
इसी दौरान अराउंड 1987 में जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उभरने लगी थी और जगह जगह से काफी पॉपुलर ट्यूनिंग शॉप न केवल जापान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमा रहे थे। और इनमें से कुछ ट्यूनिंग शॉप अपनी कार की परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए केइची सुचिया को साइन करना स्टार्ट कर देते हैं और यही लोग केइची सुचिया के साथ मिलकर प्लान करते हैं एक वाइल्डेस्ट एडवर्टीजमेंट और इस प्रोजेक्ट का नाम होता है प्लस पी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट किए गए वीडियो कट्स जिसमें केइची सुचिया अपनी हाचिरोकू में माउंटेन उसूई पास में बेतरक ड्रिफ्ट कर रहे विद जस्ट प्योर रॉ साउंड्स और केइची सुचिया की मास्टर स्किल्स। और उस समय में भी ये वीडियो आग की तरह यंगस्टर्स में पॉपुलर होने लगता है और ड्रिफ्टिंग को नेशन वाइड पॉपुलर स्टाइल बना देता है। और तो मजे की बात ये है कि ये वीडियो आपको किसी टीवी शो में देखने को नहीं मिलता, बल्कि ये बने थे 3 पार्ट्स में जो कि VHS टेप के फॉर्म में सेल किए जा रहे। फिल्म 3 पार्ट्स में पब्लिश की जाती है। फर्स्ट पार्ट का नाम था टोगे और इसके बाद था टोगे पार्ट 2 और इसका फाइनल पार्ट सेंडेई नो निशी मतलब कि वेस्ट ऑफ सेंडेई के नाम से पब्लिश होता है। और फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता इस फिल्म को बैन होने में। मतलब आप ऐसे इलीगल तरीके से माउंटेन में ड्राइव करोगे तो बैन तो लगेगा ही ना। और बैन से फिल्म तक सीमित नहीं था, पुलिस के कहने पर रेसिंग अथॉरिटीज ने केइची सुचिया का रेसिंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। इसी के जैसा एक और पागल आदमी है जिसको यूके में 10 साल के लिए बैन कर दिया गया था और इसी की वजह से टोयोटा सुपरा आज इतनी पॉपुलर है। नाम है स्मोकी नगाटा। फुल वीडियो देखने के लिए आई बटन में क्लिक करिए। तो इसके बाद केइची सुचिया को सभी कंपटीशन से बैन कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि कुछ एक साल बाद 1988 में ये बैन अपलिफ्ट हो जाता है। मतलब इसके बाद तो जापान में कई रेसिंग कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज होने लगे और उनमें से ज्यादातर कॉम्पिटिशन के जज हमारे द वन एंड ओनली केइची सुचिया ही रहते हैं। भले ही अथॉरिटीज ने प्लस पी को बैन कर दिया हो, पर उसका असर अब पूरी दुनिया पे था। ड्रिफ्टिंग एक बहुत ही पॉपुलर स्टाइल बन चुकी थी। हर यंग रेसिंग एंथुसियास्ट केइची की तरह बनना चाहता था। केइची सुचिया भले ही बहुत से टीवी शोज होस्ट कर रहे थे, एड्स कर रहे थे, रेसिंग और ड्रिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स जज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद रेसिंग करना और जीतना कम नहीं किया था। मतलब उन्होंने टोयोटा कप सीरीज जीता, उसके बाद उन्होंने BMW E30 में भी रेस किया और पोडियम फिनिश किया। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ नैसकार के इवेंट्स में भी रेस किया। मतलब इससे मन नहीं भरा तो ये भाई साहब जापानीज फार्मूला 3 में भी रेस कर गए। 1991 में वो ऑल जापान टूरिंग कार चैंपियनशिप में लेजेंडरी निसान स्काईलाइन R32 GTR से रेस करना स्टार्ट किए। और फिर इन 1994 केइची सुचिया को चांस मिलता है अपने रेसिंग आइडल टाकाहाशी के साथ एज अ को पायलट टीम अप करने का इन हिज ग्रुप स्काईलाइन GTR। जी हाँ, वही टाकाहाशी जिन्होंने केइची सुचिया को कुछ साल पहले रेसिंग के लिए इंस्पायर किया था। इनकी टीम की रेसिंग देख के होंडा इतनी इंस्पायर होती है कि इस टीम को अपनी नई NSX GT2 के साथ लेमन्स रेस में रेस करने का मौका मिलता है। लेमन्स दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस और डिफिकल्ट रेस है और मैं NSX GT2 की बात करूं तो एकदम बवाल। 400 हॉर्स पावर, कार्बन फाइबर और एक चौड़ी बॉडी। 24 घंटे की इस डिफिकल्ट रेस में वो अनडाउटेडली फर्स्ट आते हैं, वो भी रनर अप कार कैलावे कॉर्वेट से 2 लैप आगे। मतलब आप समझ रहे हो, 2 लैप आगे, मतलब क्या जीत है यार। इसके बाद 1999 में टोयोटा की तरफ से लेमन्स रेस करते ये लगभग जीत ही गए थे कि आखिरी मौके पे इनका टायर पंचर होने के कारण ये सेकंड रनर अप फिनिश करते हैं और फर्स्ट पे थी BMW टीम। सेकंड पोजीशन पे इस 24 घंटे की डिफिकल्ट रेस में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। और तो और केइची सुचिया भी इस रेस को अपनी लाइफ की सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मानते हैं। उसके बाद केइची सुचिया ने GT500 कप में रेस करने के लिए फॉर्मर F1 ड्राइवर और उसके टीम ओनर अगूरी सुजुकी के साथ रेस करने के लिए उन्होंने टीम आर्टा ज्वाइन कर ली। और फिर फाइनली 3 साल बाद यानी कि 2003 में एट द एज ऑफ 47 केइची सुचिया ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। मतलब ऑल जापान टूरिंग चैंपियनशिप, फूजी फ्रेशमैन सीरीज, फार्मूला 3, टोयोटा कप, लेमन्स, नैसकार, GT500, इन्होंने वो सभी रेसेस जीत ली थी जिनका हर ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट सपना थी। रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट के बाद लोगों को लगा कि इनके लिए एक फेयरवेल रेस तो बनती है और 25 जनवरी 2004 में बेस्ट मोटरिंग सुचिया के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है ताकि केइची सुचिया के फैन उन्हें एक और बार रेस करते देख सकें। और फिर जब केइची सुचिया अपनी आर्टा NSX से रेस करना स्टार्ट करते हैं और स्कूबा सर्किट का ट्रैक रिकॉर्ड 53 सेकंड मार्क को ब्रेक कर देते हैं। और इतना ही नहीं, उसी दिन नेक्स्ट सेशन में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर लैप 51.875 सेकंड्स पे फिनिश कर देते हैं। मतलब एक ही दिन में 2 रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और वो भी सेम ट्रैक पे। ये तो वही बात हो गई, शेर थोड़ा बूढ़ा हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ा। मतलब इस इंसान को मानना पड़ेगा यार, क्या आदमी है ये। एक छोटे से गांव से निकला आम परिवार का लड़का
और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। उसने ये बता दिया कि आपके हालात चाहे जैसे भी हों, आपके पास रिसोर्सेज भले ही कम हों, मतलब एक बार जुनून जिद बन जाता है तो आपको इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता। आई ड्रिफ्ट टू ओवरटेक, नॉट बिकॉज इट इज़ द क्विकेस्ट वे अराउंड द कॉर्नर बट द मोस्ट एक्साइटिंग वे। ये मैंने नहीं, केइची सुचिया ने कहा।